किस पर करेंगे? राज्य पर करेंगे, राजा पर करेंगे और पश्चिम गणराज्य पर करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं। राज्य के अंतर्गत हम किसकी चर्चा करेंगे? तो मगध की चर्चा करेंगे। राजा के अंतर्गत हम लोग 3 शासकों की चर्चा मूलतः करेंगे। 3 शासकों की चर्चा करेंगे। अब प्राचीन गणराज्य में हम लोग वज्जी की बात करेंगे। वज्जी संघ। और 3 शासकों में महापद्मनंद, दूसरा है अजातशत्रु, और तीसरा है अजातशत्रु। इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, नाम हो गया। इस यूनिट में इसी तीनों का है। जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, उसमें इन्हीं तीनों राजाओं की चर्चा की गई। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किस शासक के बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और किस प्राचीन गणराज्य की बात करेंगे? तो हम लोग वज्जी संघ की बात। समझ में आ गया थोड़ा छोटा? यही है आपका ये पूरा देख लीजिए। कहाँ कहाँ? महापद्मनंद, महापद्मनंद। हो गया? क्या हो गया? हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, कहीं कि हम लोग पूरा यूनिट समाप्त करना है, नहीं तो यूनिट समाप्त। चलिए, अब है कि राजा कैसे बनते थे। राजा का चुनाव कैसे होता? राजा का चुनाव कैसे होता था? दूसरा प्रश्न है, क्योंकि अभी हमने देखा कि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में चुनाव तो जनता द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री का चयन भारत में होता है। यद्यपि वास्तविक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संसद का एक पार्ट है। संसद 3 मिल से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का पार्ट है, ऊंचा नहीं। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आया? ये बात पता चला? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ किसी को दिक्कत है तो पूछेगा,
लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र। लोग कौन? जनता, नागरिक। और यहाँ जो चुनकर भेजेगा जो शासक, शासक नहीं कहते हैं इसको, जनप्रतिनिधि को आज बोला जाता है। प्रधानमंत्री क्या बोला जाता है? जनप्रतिनिधि। इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। हाँ वो पता चलता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वो हमारे बीच चर्चा नहीं चलता है, वो हमारे प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। लेकिन क्या इतिहास में शासकों का चयन इसी तरह होता था? तो बिल्कुल नहीं। उनका चयन 3 विधियों से होता था मूलतः। अभी उसकी चर्चा इस यूनिट में किया गया है। आते हैं यूनिट पर, देख लीजिए एक बार। दोनों को साधते चलेंगे, औसत साधते चलेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा से पता चलते चलेगा ना। तो यहीं पर अगला हेडिंग आपका कह रहा है, भैया बताइए कुछ लोग शासक कैसे बन जाते थे, क्या क्या विधियां था शासक बनने का? क्वेश्चन नंबर 1। तो हम कह रहे हैं कि शासक बनने का 3 विधि है जो आपको जानना चाहिए। तो चुनाव कैसे होता था? तो 3 विधियों से इनका चुनाव होता था। ठीक है, 3 विधियों से इनका चुनाव होता था। फर्स्ट विधि, सेकेंड विधि और थर्ड विधि। पहला विधि जो है वो है जनता द्वारा, सीधा जनता द्वारा जनपद में जन के अंतर्गत चुना जाता था। अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सीधा पहला जो चुनाव होता था वो जनता द्वारा होता, और इसलिए हम लोग लिच्छवी को सबसे पहला गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, हाँ बस 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 वही। जैसे मुखिया होता है ना अभी, तो उसको उस समय राजा कहते थे। अभी कहेंगे, उस पर आएंगे, पार्ट बाई पार्ट आएंगे। अभी देख लीजिए, बस समझ लीजिए कि हम लोग राजा कैसे कैसे चुन रहे हैं। तो पहला जनता द्वारा चुना गया, दूसरा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चुना गया। वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म प्रधान था, बाद में वंशानुगत हो गया। और यही वंशानुगत आप देखते हैं कि आपको 4 भागों में दिखता है बाद में जाके। वर्ण व्यवस्था में फिर 4 वर्गों की बात की जाती है। कौन कौन सा वर्ग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसका भी रोचक कहानी है, सुनिएगा। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। तो हम क्या बोले? 2 तरह के भारत में लोग रहते थे, आर्य रहते थे और अनार्य रहते थे। जो बाहर से लोग आए थे उनको आर्य कहते हैं, और जो भारत के मूल निवासी थे उनको अनार्य कहते हैं। तो अनार्य लोग थे जिनको हरा दिया गया आर्य लोगों द्वारा, तो इनके नीचे चला है। तो जिनको हराया गया उसको क्या कहते हैं? दास कहते हैं। पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो इनको दास बना दिया गया, और दास को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। बाकी आर्य अपने में से 3 कैटेगरी डिवाइड किए। पहला ब्राह्मण से डिसाइड किए, दूसरा क्षत्रिय डिसाइड किया, और तीसरा वैश्य शूद्र डिसाइड किए। जो धार्मिक कर्म कांड कहलाता था, धार्मिक, अच्छा यहीं पर लिख देते हैं, लिखेंगे। जो धार्मिक कर्म कांड कराता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, जो रक्षा करने का काम करता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था, और जो व्यापार वाणिज्य करने का काम करता था उसको वैश्य बोला जाता था, और जो सेवा करने का काम करता था उसको शूद्र बोला जाता। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। अब देखिए डिसाइड हो गया, धार्मिक कर्मकांड कौन कराएगा? ब्राह्मण करवाएगा। तो ये तो पुरोहित पुरोहित हो जो हो गया, ब्राह्मण हो गया। कौन राजा बनेगा? क्षत्रिय राजा बनेगा। व्यापार वाणिज्य कौन करेगा? तो ये करेंगे। और सेवा देने का काम कौन करेगा? शूद्र करेगा। ठीक है,
ये विभाजन हो गया। अब राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय बनेगा। ये बात कहाँ किया गया है? तो ये बात किया गया है ऋग्वेद में। ये बात ऋग्वेद में किया गया है, 10वें सूत्र में किया गया, पुरुष सूक्त में किया गया। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किस हो गया, दिख जा रहा है? तो देखिए राजा का चुनाव 3 तरीके से, पहला तो हो गया जनता द्वारा, देखिए दिख ही नहीं रहा है तो मिटा रहे हैं, ठीक है, अच्छा से लिख रहे हैं। पहला हो गया जनता द्वारा, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया वर्ण व्यवस्था, और तीसरा हो गया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तीसरा हो गया अश्वमेध यज्ञ। शासक अब आते हैं, तीनों को फिर से बता देंगे। अश्वमेध यज्ञ, 10वें मंडल पुरुष सूक्त, सूक्त सु आधा का था। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, अभी आ गया। ये तो कहानी सबको पता ही है, चलिए नहीं पता तो बताते हैं। देखिए राजा तो बन जाता था, राजा छोटा छोटा जन का भी बना जाता था, ठीक है, लेकिन महाराज बनने के लिए उनको अपने आस पड़ोस को डराना धमकाना पड़ता था या अपने अधीन लाना पड़ता था। तो अधीन लाने का एक कॉमन विधि था, वो था घोड़ा छोड़ो प्रतियोगिता। अश्वमेध एक यज्ञ करवाया जाता था, और यज्ञ के दरमियान एक घोड़ा छोड़ा जाता था या 2 घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जितना एरिया लांग कर वापस लौटता था वो सारा एरिया उस राजा का मान लिया जाता था। और अगर बीच में कोई राजा उस घोड़े को रोकता है तो इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, अगर जीता तो ठीक, नहीं जीता तो एरिया राजा। और जब वो घोड़ा लौट कर वापस आ जाता था तो क्या होता होगा, तो घोड़ा को मार दिया जाता था, और बाकी जो घोड़ा के साथ चलता था उनको पुरस्कृत किया जाता। तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा महाराजा बनते थे और कई सारे साम्राज्यों पर एक साथ शासन, क्योंकि वो घोड़ा अपना काम कर दिया है। अब दूसरा घोड़ा ऐसा नहीं है जो उस एरिया में जाएगा, वो अपना उसका काम अपना हो गया। अश्वमेध यज्ञ, अश्व के लिए ही तो यज्ञ किया गया है, तो बलि भी तो दिया जाएगा ना, तो किसको दिया जाएगा बलि? देखा बलि, ठीक। जैसे ताजमहल बनाया जितने कारीगरों ने, शाहजहां ने क्या बोला, दोबारा ताजमहल बना दोगे? हाँ सर बना देंगे। तो ठीक है, आओ इधर, आओ आओ, पुरस्कार देंगे, और हाथ फैलाओ, सबके हाथ को काट दिया गया। यद्यपि आजीवन उनका देखरेख किया गया, ये अलग बात, लेकिन यही बात घोड़ा के साथ, एक बार घोड़ा घूम के चला आया तो वो एरिया इसका, अब दूसरा बार घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता है। तो 3 विधि हो गया राजा बनने का, एक तो छोटा क्षेत्र है उसमें जनता चुन लेगा, दूसरा विधि हो गया जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ग है वो राजा बनेंगे, और तीसरा हो गया जो अश्वमेध यज्ञ में अपने आप को विजयी घोषित करवा लेता है वो राजा बने। हाँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो पूछो। हो गया ना, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखे नहीं, जल्दी लिखो।
लिख लिया लोग? तो राजा चुनने के 3 विधि। बस खाली स्थान थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसे भर दी। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करवा देंगे, एक बार पूरा समाप्त करा के फिर रिवाइज करवा। तो समझ में नहीं आया पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको? दिक्कत? वैसे पुरुष सूक्त में ऋग्वेद जब पढ़िएगा ना तो 10वां अध्याय आएगा, उसी में एक टाइटल है पुरुष सूक्त, उसी में इसकी चर्चा की गई। आप भी यूनिट खोलते हैं ना तो उसमें सब यूनिट रहता है ना, सब टॉपिक। आर्य अनार्य वाला बता दिए, और यहीं से आर्यों का ही विभाजन है, ये विभाजन आर्य का ही। ये कौन है? अनार्य। याद रहेगा, याद तो रह ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, किताब की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ लोग शासक कैसे बन गए शासक, खत्म करते हैं इनको, तो आगे बढ़ते। अगला है जनपद। कहते हैं महायागों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा होते। तो आपको समझना होगा कि जनपद का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारा अगला सब टॉपिक जो है वो है जनपद। तो आते हैं सबसे छोटा इकाई, उस समय सबसे छोटा इकाई समाज का जो होता था, तो सबसे छोटे इकाई को क्या कहते थे? परिवार कहते। अब परिवार का हेड को मुखिया कहा जाता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। परिवार से बड़ा इकाई जो होता था वो कुल होता था। परिवार से बड़ा इकाई कुल होता था। जब कुल मिला दिया जाता था तो बनता था ग्राम। ग्राम से विश्व, बहुत अच्छा। ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से, अब इधर कर, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से कुछ नहीं, साम्राज्य। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। अब यही कुल के कुल जो प्रमुख होता था उसको कुलप कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख को ग्रामनी कहा जाता था, विश्व को विस्पति कहा जाता था, जन को राजा कहा जाता था। यहां से राजा कहा जाना शुरू हो गया। लेकिन एक अंतर समझिए, जन एक छोटा सा समूह होता था, छोटा सा गांव होता था, गांव से थोड़ा बड़ा समूह होता था, और उसमें जो राजा रहता था वो मुखिया की तरह ही होता था, यानी लोग चुन लेते थे एक व्यक्ति को, राजा बन जाता था।
इसका प्रमाण इस तरह मिलता है कि जो जन्म में राजा होते थे वो झोपड़ियों में रहते थे, वो झोपड़ियों में रहते थे, इसका प्रमाण मिलता है। तो इसे पता चलता है कि उनके पास लाभ लश्कर नहीं था, वो समान रूप से भाई अब उस समय क्या महल वहल थोड़ी हुआ करता था, उस समय छोटा सा अस्तित्व था, लोगों का समूह था। अब उसी में जो व्यक्ति हुआ कि भाई ये बहुत समाज का सेवा करते हैं, हम लोग को देख रेख करते हैं, उन्हीं को राजा बना दिया, उन्हीं को राजा बना दिया गया। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि राजा झोपड़ियों में रहते थे, ये बात वो पता चला है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि वहां का राजा बहुत ज्यादा 30 मार खान नहीं होता था, बस लोगों को देख रेख करने वाला व्यक्ति होता। लेकिन कई जन को मिलकर जब राजा का निर्माण होता है तो वो जनपद में आता है, यानी कई सारे जनों को जीत कर जो बनता। आप देखिए राजा तो कोई भी हो सकता है, वो राजा अगर असम में यज्ञ करवा लिया तो क्या बना देगा, जनपद, जनपद से महाजनपद बना, और महाजनपद से साम्राज्य खड़ा कर सकते। ये बात को समझ में आया? तो यहीं पर हम लोग को जनपद पढ़ना है, हमारे कौन सा सेक्शन है, जनपद। आगे बढ़े, अगला फिर से जनपद डाले। जनपद किसको क्या समझ में आ गया? जनपद का जो प्रमुख होता था तो राजा कहते हैं, और राजा यहाँ झोपड़ियों में रहने का प्रमाण मिला। ठीक है, यानी राजा का अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। यही जनपद से हमको मृद भांड भी मिला है, यही जनपद से हमको मृद भांड भी मिला है, और यहीं से हमको अन्य अवशेष भी प्राप्त। जैसे अभी अभी आपको एक बर्तन दिखाऊंगा मैं, अभी एक बर्तन दिखाऊंगा मैं कि वो जनपद से प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये है इस तरह का बर्तन जो वहां पर दिखाई देता है, ये ऐसा अवशेष वहां मिला। तो यही कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने, यहाँ देखिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को, इन जनपदों को कई वस्तुओं की खुदाई की है। यही है दिल्ली में पुराना किला, और इसी पुराने किले को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। फिर में उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर है, जो आप जानते हैं कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। हाँ, इंद्रप्रस्थ, जिसका निर्माण कौरव पांडवों ने किया था। ठीक है, एटा के पास अंतर रजी खेड़ा के भी मिला है हमको, 3 जगह वहां पर मिला है। कहाँ पर? जनपद पर। इन तीनों जनपदों के आधार पर हम लोग जनपद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ही बोला जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ, अब 3 जगहों का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता। हाँ, प्राचीन काल का जन्म, 3 स्थानों के बारे में चर्चा किया गया है। पहला स्थान कौन सा है? इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली का पुराना किला भी कहा जाता है, पुराना किला भी कहा। दूसरा है हस्तिनापुर, और तीसरा है अंतरी खेड़ा। तो ऐसे करते थे और अच्छा बना। इसी इंद्रप्रस्थ से हमको, इसी इंद्रप्रस्थ से हमको अंतरंजी खेड़ा, मृद भांड, और यहाँ से
अवशेष प्राप्त हुआ। पुराना किला, इसे आपके बुक में पुराना किला ही नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। हस्तिनापुर के लिख लिया कि नहीं लिखे हैं? ये कौरवों की राजधानी, कौरवों की, हाँ, कौरवों की राजधानी। विष्णु पुराण में इसी संदर्भ में दिया गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि हस्तिनापुर में बाढ़ आ गया था, हस्तिनापुर में बाढ़ आया। इस विष्णु पुराण में इसकी चर्चा कहाँ है? और वो मध्यकालीन इतिहास में है क्या? आप बताइए ना, ये लिखा हुआ आपके बुक में एनसीईआरटी में तो प्राचीन इतिहास में ना रामायण और महाभारत हुआ है, मध्यकालीन में थोड़ी हुआ है। हाँ, प्राचीन ही काल में तो घटना। हम कह रहे हैं कि आप देखें नहीं, साम्राज्य बनने तक के पहले जो जन बनता था ना, जन से ही ना जनपद बना, जनपद से ही तो महाजनपद बना, महाजनपद से साम्राज्य बना। तो जो जन का राजा हो, पहले जन का राजा बना होगा, फिर क्षेत्र का राजा बना होगा, फिर पूरे एरिया का राजा बना होगा, फिर दूसरे राज्य का राजा बना होगा, तभी तो साम्राज्य का निर्माण होगा। ऑटोमेटिक रूप से तो पूरा एरिया को नहीं कोई घेर लेगा, छोटा से ही शुरू होगा, है ना? ठीक है। हस्तिनापुर की चर्चा जैन धर्म में भी किया गया है और बोला गया है ये क्षेत्र ऋषभ देव का जन्म स्थान है, ऋषभ देव का जन्म स्थान है। तब ऋषभ देव का जन्म स्थान, हस्तिनापुर के बारे में लिखा गया है, कौरवों की राजधानी। हाँ, विष्णु पुराण में बाढ़ आया था यहाँ हस्तिनापुर में, इसकी चर्चा की गई। जैन धर्म में यहाँ बोला गया कि ऋषभ देव का जन्म थी हस्तिनापुर में। हाँ, तीर्थकर थे जैनों के, जैन में 24 तीर्थकर हुए ना, 24 में थे महावीर स्वामी, तो बाकी तीर्थकर को भी तो पढ़ेंगे। इसलिए बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है जैन धर्म। हाँ हाँ हाँ, सामान्यता यही हो। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए, राजा तो सिर्फ आज्ञा देता है ना, राज्य कार्य तो कोई और चलाता है। हमेशा वो युद्ध के मैदान में नहीं जाता था, उनके जो दरबार लगता था उसमें महारथियों का कमी था। जब राजा कमजोर हो तो उसका दरबार मजबूत होता है। महाभारत का यही ना देखिए कि उनके पास कौन से नहीं धनुर्धर मौजूद थे, पूरा धनुर्धारी सब मौजूद थे उनके दरबार में, है ना? ओ नहीं देखता तो महाभारत कैसे होता? हाँ, अच्छा देखिए, धृतराष्ट्र बने उनके बड़े भाई थे, उन्हीं से पांडवों का जन्म हुआ। और उनके बड़के भाई तो राजा बनने से रहे, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले लिया था कि हम बनवे नहीं, तो इन्हीं को बनना था। अब कौरव और पांडव दोनों तो भाई भाई ही थे, चचेरे में मेरे भाई, जो चचेरे भाई थे। राजा का गद्दी तो मिलना चाहिए था बजाबते किनको? राजा के बेटा राजा दुर्योधन। लेकिन चूंकि
धृतराष्ट्र जो बने थे वो उनके बड़े भाई के बड़े पुत्र हैं, ये युधिष्ठिर, तो इनको मिलना चाहिए था नियम था। तो नियम में तो पहले ही घालमेल चल रहा था। महाभारत का स्टोरी तो धृतराष्ट्र के राजा बनने के बाद ही लिखा जा चुका था, कि बाद में जाके तो ये होगा कि उसका पुत्र बड़ा वाला राजा हमसे मांगेगा राज्य, लेकिन हम तो राज्य देंगे नहीं, क्योंकि हमको तो नीतीश कुमार बनना है। हाँ, एक और महाभारत। नहीं, ये तो कुंती का जिक्र किया जाता है। हाँ, लेकिन बोला जाता है कि अगर पांडवों ने शादी नहीं किया होता तो राजकाज की बात नहीं की होती, लेकिन चूंकि उन्होंने शादी कर लिया तो अब पत्नी की तीव्र इच्छा होती है कि हमारा पति भी समाज में कुछ उचित स्थान प्राप्त करे। अब वो पति से कहेंगे तो पति डिमांड करेगा सामने, तो युद्ध की स्थितियां लिखी जाए। हाँ का ठीक, नहीं कह रहे हैं कि सारी स्थितियां इसलिए बोला जाता है, कुंती ना तो वो हारते युधिष्ठिर, ना वो कांड हुआ होता, ना फिर प्रतिज्ञा लेते भीम, भीम प्रतिज्ञा जो लिया जाता है। पूरा महाभारत देखिए, चलिए नया वाला मत देखिएगा, पुराना वाला देखिएगा, और उसको 2x स्पीड में देखिएगा, नहीं तो क्या है भात्री कह के ये आधा 15 मिनट 15 सेकंड तो उसी में ले। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब आते हैं अंतररंजी खेड़ा पर। यहाँ पहली बार लोहे के औजार का प्रमाण मिला है, लोहे का प्रमाण मिला है यहीं पर, ठीक है, अंतररंजी खेड़ा में। तो लोहे का प्रमाण मिला, यानी लोहे का खोज भी यही हुआ है। लगभग 1000 BC पूर्व लोहे का खोज यहाँ पर किया गया है। लोहे को गलाने का यंत्र भी यहाँ पर मिला है, लोहे को गलाने का यंत्र भी यहाँ पर मिला है। थी एक पंच चांदी और तांबा का आहत सिक्का भी यहाँ पर मिला है। अंतररंजी खेड़ा में आहत सिक्का भी मिला है, आहत सिक्का मिला है जो चांदी और तांबे का बना होता, ठीक है, चांदी और तांबे का बना होता। 1000 1000। यहाँ गेहूं जौ दाल गन्ना का भी फसल प्राप्त हुआ है। गेहूं जौ गन्ना, और कौन फसल मिला है, सरसों तिल, हाँ धान सरसों और ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका जनपद। यहीं पे मिट्टी के बर्तन में मिले हैं जो लाल और धूसर प्रकृति के हैं, जो आपको यहाँ पर देखा है, यही है, यही है। कहते हैं चित्रित धूसर पात्र मिला है यहाँ पर, जो मिट्टी का बना एक विशेष आकृति का पात्र था। तो ये पात्र की बात ही जनपद में किया गया। खैर ऐसा हम लोग पहले भी अध्याय 3 में देख चुके हैं, पात्र वहाँ विशेष आकृति का बनता था। हाँ क्या हंस रहे हैं, अच्छा अभी नहीं खाते हम ऐसे बर्तन में। हाँ हाँ, आप समझिए, अभी आपके लिए सोना बहुत कीमती है, उनके लिए कीमती नहीं होगा, क्योंकि उस समय प्रचुर मात्रा में मिलता होगा। आपके लिए बड़ा कीमती है, आप तो सोने वाले में नहीं खाएंगे, लेकिन उनके लिए वो आम बात है। तो ये सोच की प्रकृति है, अभी खोजा ही नहीं गया है। अगर थारी कटोरा नहीं खोजा जाता तो आप भी मिट्टी के बर्तन में ही खा रहे होते, और अभी भी हम लोग
छठ व्रत में मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं और खाते हैं। हाँ, केला के पत्ता और ये इसका पत्ता, पत्तल जो बनता है, पत्तल जो बनता है किसका बनता है? किसका? पीपल के पत्ता? नहीं नहीं, पत्तल किसका बनता है? ये ताड़ का पत्ता से, ताड़ के पत्ते से। तो अभी भी तो खाते हैं, तो अभी भी हमको कहेगा सब हम प्राचीन काल वाले हैं? नहीं ना, ये तो हमारी खाने की विधियां, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है जिसको हम बचा के रखे हुए। हाँ, चलिए, आपको टेंशन नहीं था पढ़े के नहीं। अब आ जाते हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में समझ लीजिए। अभी हमने देखा जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, तो महाजनपद के बारे में आते हैं बगला। हाँ, हो गया गप? क्या गप कर रहे हैं? अब आ जाते हैं महाजनपद में। जनपद से बड़ा क्षेत्र होता था महाजनपद, ये तो बात सही हो गया। कितने महाजनपदों की चर्चा की गई है? तो 16 महाजनपदों की चर्चा की, 16 महाजनपद को चर्चा की गई। ठीक है, अच्छा, इसकी चर्चा कहाँ कहाँ की गई है तो लिख लीजिए। 16 महाजनपद की चर्चा आगुंतर निकाय में किया गया है। इसकी चर्चा, हाँ, भगवती सूत्र में किया गया है। एक और है, पाणिनि ने भी किया है। पाणिनि ने अपनी रचना में भी 16 महाजनपद के बारे में चर्चा। महावस्तु में भी, अब इस पर चर्चा करेंगे जब महाजनपद पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सब विशेष चर्चा करेंगे। महावस्तु में भी 16 महाजनपद की चर्चा हो गई, लेकिन विभिन्न भाष्य में कुछ जनपद हैं जो कुछ में शामिल हैं और कुछ जनपद है जो कुछ में नहीं शामिल, तो वो विविधता देखने को मिलता है। पीछे पढ़ा हुआ है क्या महाजनपद? कौन रहे थे? विनोद सरपंच, ठीक। तो क्या एनसीईआरटी बैच? अभी तो हम भी सोचे घर में कहाँ लग रहा है। ठीक है, अब देखिए महाजनपद का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते हैं? राजा। जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है? राजा बोला जाता है। जो प्रमुख को राजा बोला जाता है। अब देखिए, जनपद में हम लोग देखे कि राजा झोपड़ियों में रहता है। जनपद में क्या देखे कि राजा झोपड़ियों में रहता है। लेकिन महाजनपद में देखेंगे कि राजा किले बंद क्षेत्र में रहता, वो किला, और इसी में से एक किला का नाम बहुत चर्चा में रहता है, वो है कौशाम्बी का किला। कौशाम्बी का किला। देखिए अगर ये सब बनते चला गया, सर लैंग्वेज में लिखाए थे ना, ये फ्रेमिंग बन जाएगा तो याद करने में आसानी होगा, इसलिए फ्रेमिंग बनाते जा रहे हैं। लैंग्वेज पढ़ना टफ हो जाता है, फ्रेमिंग पढ़ना आसान हो जाता है। चलिए, अब यहीं से बहुत सारा बात निकल कर सामने आए। आगे बढ़े।
इसी में राजधानी की भी परिकल्पना आती है महाजनपद। राजधानी, अभी तक जनपद में राजधानी का बात नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि छोटे एरिया में। अब महाजनपद बड़ा बड़ा एरिया हो गया है, तो हम इसके राजधानी का भी बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं करेंगे, आपके इस यूनिट में पढ़ना नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। आप देखिए, अब अगला हेडिंग हमारा है महाजनपद। ठीक है, हेड कौन हो गए? राजा हो गए। राजा कहाँ रह रहे हैं? किलेबंद क्षेत्र। अच्छा, जब राजा इतना बड़ा होगा जिसको किला बनाने की जरूरत है, तो क्या वो सेना रखेगा या नहीं रखेगा? बिल्कुल। तो अब बेचारा सेना रखना शुरू कर देता है। तो सेना की परिकल्पना आपको महाजनपद काल से देखने को मिलती है। अच्छा, सेना को मेंटेन करने के लिए कुछ आय चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब क्या सेना को मेंटेन करने के लिए आय सृजन करने की बात शुरू हो जाए, याद रखिए। अच्छा, आय सृजन करने के लिए टैक्स कलेक्शन, कर लगाना शुरू कर देता है। बात सही है या नहीं सही है? कर किस पर लगाएगा? कर लगाएगा, अब इसको आगे बढ़, कर लगाएगा किसानों पर, पशुपालकों पर, व्यवसायियों पर, ठीक है। इसके अलावा ये कर लगाएंगे किस पर? हाँ, आखेटक पर या शिकारी पर, इस पर कर लगाएंगे। किसानों कहेंगे आपको उपज का 1/6 हिस्सा हमको देना होगा। किसानों क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन कहां से हो रहा है? सबसे ज्यादा कर इन्हीं से मिल रहा है। तो उपज का 1/6 भाग कर लगता था। ठीक है, उपज का 1/6 भाग टैक्स के रूप में लगता। चलिए, यहां तक हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पीछे तक। अब आते हैं एक और चीज, सुनिए। हमको टैक्स बढ़ाना है भैया, हमको टैक्स बढ़ाना है, क्योंकि हमको मेंटेन करना है सेना, हमको अपना राजपाट मेंटेन करना है। तो टैक्स बढ़ेगा तब जब उपज बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन कहाँ से होता है? किसानों से होता है। तो फिर से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं किसानों पर कर का। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। हमको टैक्स बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, चलिए, बढ़ेगा को ऐसे लिख रहे हैं हम, याद रखिए, बढ़ेगा को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला घटेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी, लोहे की खोज हो चुकी। अगर लोहे का खोज हो गया है, तो इससे
जो कृषि का औजार अब बनेगा वो किसका बनेगा? लोहे का बनेगा। कृषि का औजार जो बनेगा वो लोहे का बनेगा। अच्छा, जब कृषि का तो औजार लोहे का बनेगा तो इससे खुदाई, वनों की सफाई क्या हो जाएगी? आसान हो जाए। जब ये होगा तो उत्पादन क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा। उत्पादन जब क्षेत्र बढ़ेगा तो व्यापार वाणिज्य क्या होगा? हाँ, कृषि में औजार होगा। कृषि का औजार मतलब कृषि का तो जो पहले हम लोग क्या करते थे, लकड़ी का औजार बनाते थे। पहले अभी गई हो गांव में चौंकी उंकी पड़ता है देखे हो, या फिर वो हल बनता है, हल देखे हैं हल? वो पहले जो लोहा डालते हैं ना हल में, उसके पहले लकड़ी डालते थे। तो लकड़ी तो खोद नहीं पाता था पहले अच्छा से, तो ज्यादा अच्छे से खेती नहीं। लेकिन जब से लोहा डालने लगे तो भूमि को ज्यादा खोदेगा, समय का भी बचत होगा, खुदाई भी हो जाएगा, उपज भी बढ़ जाएगा। और अब क्या है, लोहा का हथियार बन रहा है। पत्थर के औजार से बनून काटने में दिक्कत होता था, लेकिन लोहा तो नुकीला जल्दी हो जाता है। अंतर रंजी खेड़ा में हमको लोहा पिघलाने का भी साथ मिला है। तो इससे क्या होता, लोहा पिघला पिघला के आकार दे के हम लोग वनों को काटने में आसानी होता था। तो क्या होगा, वन क्षेत्र हटेगा तो। हाँ, पहले सारा पत्थरे से होता था काम, सारा पत्थरे का औजार देखिए ना हम लोग, हड़प्पा वैदिक युग में हड़प्पा पत्थर का ही औजार उजार बन रहा है। अच्छा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, यहाँ ये तो नगर का विकास होगा। गलत बोल रहे हैं? नगर का विकास होगा, और इससे क्या बढ़ेगा? नगरीकरण बढ़ेगा। और जब नगरीकरण बढ़ेगा तो कर का नया केंद्र कौन बनेगा? कर बनेगा। हो गया, कर का नया केंद्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मिटा दें, अच्छा से लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत? पीछे दिक्कत है तो पूछिए। फ्रेमिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस ये ऐसे ये लैंग्वेज दिखाने की अपेक्षा ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना? ये पूछना। हाँ, नहीं दिक्कत इस बात में है कि आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, इस फ्रेमिंग को सामने रखिएगा ना, तो लगेगा सारा तस्वीर सामने होते जा रहा है। वहां पढ़ने के एक बार उसको पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़िएगा तो फिर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़े, देखने से याद हो जाए। बस यही कारण से ऐसे करवा रहे हैं, नहीं तो ऐसे करवाने का कोई और रीजन नहीं था। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं मगध की तरफ।
क्योंकि हमको मगध के बारे में पढ़ना है। मगध की अवस्थिति समझ लीजिए तो बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। ये नदी का नाम है, ये नदी का नाम है सोन। और इसी के बीच में उपस्थित जो सम्राट राज्य है क्या नाम है मगध। ठीक है, फिगर बन गया। अब देखिए, अब लाभ पर आते हैं। अब देखिए तुरंत मगध समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास जल है, नदी है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? नवीन मिट्टी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? सही है, नवीन जरूर मिट्टी मिल जाएगा। जब मिट्टी मिल जाएगा तो कृषि का उपज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, कृषि का उपज बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कृषि का उपज बढ़ेगा तो क्या होगा? तो साम्राज्य का विकास होगा। पहली बात, पिछले वाला को दोहराते नहीं है, साम्राज्य का विकास होगा। ठीक है, एक एस्पेक्ट ये हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट जो एनसीईआरटी बात करता है वो भी सुन लीजिए। क्योंकि नदियां हैं तो नदियों के कारण परिवहन व्यवस्था का भी विकास होगा। परिवहन का विकास, और जब परिवहन का विकास होगा तो वाणिज्य का या व्यापार का क्या होगा? विकास होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मगध, हाँ, जैसे पटना। ठीक, हाँ, अच्छा से कोई मुंह में रख लेती है बतिया। हाँ, अरे भाई, हमको सामान ले जाना था तभी रोड से ले जाते थे। अब क्या करेंगे? जल के रास्ते ले जाएंगे, नाव बनाएंगे। नहीं था। हाँ, हाँ था। क्या ऐसे नहीं था? हाँ, अरे हम श्रीलंका के साथ व्यापार नहीं कर रहे थे क्या? उधर साउथ में व्यापार चल रहा था ना। अच्छा, ये हो गया एक एस्पेक्ट। और आते हैं आगे। अगर पानी है तो हमको भरपूर पेयजल मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा तो पेयजल मिलेगा। अब इसको बांट देते हैं, एक बात, दो बात, तीन बात। यही तीनों के बात के बारे में एनसीईआरटी चर्चा करता है। अब आ जाते हैं अगला मगध में। आगे बढ़े, हो गया। चलिए आगे बढ़े, हो गया। गैप करने लगते तुरंत।
स्वागत करते हैं, आते हैं। मगध पढ़ रहे हैं, 3 शासक हुए, कौन कौन हुए? बिंबिसार, बिंबिसार, अजात शत्रु और महापद्म। ये क्वेश्चन आया कि भैया ये तीनों राजा इतना शक्तिशाली काहे हो गए? ऐसा क्या हुआ मगध में कि ये शक्तिशाली हो गए? अब इसका समझिए, ये इतने शक्तिशाली क्यों हो गए? शक्तिशाली क्यों हो गए? ठीक है, अब इस पर हम लोग केस स्टडी करते हैं। अब हम लोग आते हैं फिर से, मगध रीजन नदियों के मध्य है, ठीक है। नदियों के मध्य होने के कारण जंगलों का विकास अच्छे से हुआ है। जंगलों के विकास के कारण दो चीजें हमको यहां से मिल रही हैं, एक तो लकड़ी मिल रहा है और दूसरा हाथी मिल रहा है। याद करिए, जिसके पास हाथी सेना होता था वो राजा उतना ही शक्तिशाली कहलाता था, क्योंकि हाथियों के द्वारा एक बार रौंद दिया जाता था पूरे साम्राज्य को ही, पूरे जनपद को ही खत्म। हाँ, हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के पास सबसे 500 हाथी का बेड़ा लेकर चलते थे, वो दिए थे 500 गिफ्ट। अच्छा, लकड़ी से हथियार बनाना आसान हो जाता था और हाथी से युद्ध जीतना आसान हो जाता था, याद करिए। साथ ही जंगलों के कारण इनके पास जानवरों का झुंड भी आराम से मिल जाता था, और लकड़ी कारण रथ निर्माण और रथ निर्माण भी आसानी से हो जाता था, और सेना के लिए हथियार भी आसानी से बन जाओ। भाला वाला लोहा भी मिल चुका है और लकड़ी भी मिल जाए। अब देखिए, भाला जो हल्का भाला जो होता है, देखिए भारी भाला नहीं उठा सकता हर कोई, भाला जितना हल्का होगा उतना मारक होगा। तो लकड़ी से पूरा उसका बनता था नीचे पीछे वाला भाग, और मेन भाग जो बनता था लोहे से बनता था। अब उसकी मारक क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हथियार बनाना आसान, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और जंगल होने के कारण, जंगल होने के कारण युद्ध का मैदान इनको बन जाता था, आराम से लड़ाई कर लेते थे। आलो फरियालो वाला सिस्टम, क्योंकि जंगल अगर काटेंगे तो युद्ध का बड़ा क्षेत्र बन जाएगा ना। अब चूंकि इनके पास मैदानी इलाका बहुत ज्यादा है तो इनसे इनको लाभ होता था, ठीक। और इसलिए ये साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। मगध की राजधानी तो अपना यही था, राजगिरी, याद है ना? हाँ, अब उसके बाद पटना आया, उदयन ने पटना का स्थापना किया, फिर उसके बाद पटना आया। अब एक लास्ट टॉपिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आज लगता है यही खत्म होगा, आप लोग का डीडी कल करवा देंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा वहाँ पूछिएगा। हाँ चल, बाकी अभी आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़। देखिए अभी ना हम लोग सबको निहार रहे हैं, निहारना मतलब देखना, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे तो उसको समझना आसान हो जाए। अच्छा, आप वो सोच रहे हैं कि पूरा एक ही बार, अभी बोले ना कि प्रारंभिक फेज हमारा 6 क्लास होगा, फिर 7 से 10 एक ही बार समाप्त कर देंगे, उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि यूनिट बाय यूनिट, यूनिट बाय यूनिट, नहीं,
उसके बाद हम पूरा एक बार लेकर चले। लेकिन मजा लगने के लिए थोड़ा सा आसान आसान चीजों से शुरुआत करना चाहिए, नहीं तो फिर बोर लगने लगेगा। एनसीईआरटी बैच में बोर नहीं लगना ही जरूरी। पढ़ने के प्रति अभी उतना नहीं ना उत्तेजना है जितना अभी बाद में होगा, अभी तो हम लोग बस सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब लास्ट है हमारा वज्जी संघ। अब लास्ट है हमारा वज्जी संघ। अच्छा, इसको एक बार फिगर से देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, हाँ हाँ, भाग गया फिर। ये देखिए, देखिए, ये है हमारा हस्तिनापुर, ये हमारा मगध, ये हमारा वज्जी, ये हमारा अंग, ये हमारा वैशाली, ये हमारा कौशाम्बी, ये हमारा राजगिरी। और ये देखिए सोन नदी, ये देखिए सोन नदी, और ये है गंगा नदी। तब ये फिर बाघा इधर इधर दूर दूर चित्र को विश्लेषण कर रहे हैं। क्या है, इधर है, इधर इधर। इनको आज सब में डाउटे हो रहा है। मोदी जी को देखने के बाद माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, जो के तो खड़ा रहे ना, चले गए थे। अच्छा, जात भाई वाला टेंशन है जो। नहीं, ये देखिए, विचारधारा ना करा अलग अलग हो सकता है, लेकिन एज ए पर्सनालिटी तो हम देख ही सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं हुआ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, अब बज्जी संघ पे आ रहे हैं, ठीक। ये समझ गए बज्जी संघ कहाँ है? बज्जी संघ मगध, कौशाम्बी, राजगिरी सब यहीं पर है, ठीक। अब आ जाते हैं फिर से हम अपने स्लाइड पे, ठीक। कोई बात नहीं, वो बाहर लगातार पढ़िएगा ना तो ठीक हो जाएगा। चलिए, आते हैं, मगध का एक शक्तिशाली संघ है। मगध का एक शक्तिशाली संघ है जिसको वज्जी संघ के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखिए इस संघ की व्यवस्था को देखिए, राजधानी इसका वैशाली है। हाँ, ये भी एक महाजनपद का एक जनपद, महाजनपद में 16 महाजनपद है, उसमें ये भी एक शामिल है। कहते हैं वज्जी संघ की शासन व्यवस्था को गण में बांटा गया है। शासन व्यवस्था को किसमें रखा गया है? गण में या संघ में? गण में या संघ में? अब आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा आजा अलग मजेदार चीज है, देख लीजिए पहले। हो गया? हाँ, अब देखिए यहाँ शासन व्यवस्था कैसे चलता है। ये राउंड टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? टेबल है, मान लेते हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, छह व्यक्ति। ये सभी इस गण के या संघ के हिस्सा है, और इन सब को क्या बोला जाता है? राजा बोला जाता है। हर व्यक्ति को क्या बोला जाता है? राजा बोला जाता है। हाँ, यानी ये राजा, सब राजा मिलकर
इस संघ को चलाते हैं जिसका नाम है वज्जी संघ। बस एक बात है, इसमें स्त्रियां, दास या एक और है कर्मकार, हाँ कर्मकार, ये हिस्सा नहीं थे। मतलब ये गण में ये शामिल, ये तीनों शामिल नहीं होते, बाकी सारे लोग शामिल हो सकते, स्त्रियां, दास और कर्मकार। अब है जो निर्णय निर्माण है वो सामूहिकता के आधार पर होता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता था, सामूहिक रूप से लिया जाता था, निर्णय सामूहिक रूप। तो समझ रहे हैं? हो गया आपका यूनिट समाप्त। देख ली ना, बुक में उतना ही है ना। इसी का एक हिस्सा दिया हुआ है, अच्छा लिखते हुए सुन लीजिए। एक बार बेचारा अजात शत्रु बोला कि हम वज्जी संघ पर आक्रमण करेंगे, और इसी संघ के हिस्सा हैं कौन कौन? बुध और महावीर। तब बुध के पास अजातशत्रु भेजता है कि भैया जाइए उनसे पूछिए कि क्या यहाँ युद्ध करना आसान होगा। तो बुध के पास जाते हैं और इस वज्जी संघ के बारे में पूछते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ आसान नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों में एकता है, सामूहिक निर्णय है, और सामूहिकता की भावना में इनका जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, प्लस इनका जो अपना जो चेतना है वो सभी के प्रति है। तो इन पर अगर आक्रमण किया जाता है तो किसी भी रूप में सही नहीं। ये छोटा सा कहानी नीचे तो हमारा लिख ली, नहीं लिखे। सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे, निर्णय कैसे लिया था? सामूहिक रूप से लिया जाता था।